हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग अभी नेट जीआरएफ के जुलाई 2018 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट 3 लेक्चर में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन यानी 60 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे डिटेल में। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 61st क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन है अकबर वाज कीन टू एक्सटेंड ऑपरेशन ऑफ मेजरमेंट एंड रियलाइज रेवेन्यू इन कैश। इन दिस रिगार्ड ही वॉज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड ओवर स्ट्रिक्ट। मतलब अकबर भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नकद उगाही, यहाँ पर याद रखिए कि ये कैश बोल रहा है कि कैश या नकद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं था तथा उसने इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। रीजन है वाइल अकबर्स दीज रिफॉर्म्स वर बीइंग कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ शाह मंसूर एंड टोडरमल, म्यूटनी ब्रोक आउट इन बिहार एंड बंगाल। तो जब अकबर ने इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया तो बिहार बंगाल में विद्रोह हो गए। कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट आंसर कौन सा है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ये जो है रेवेन्यू इन कैश ये गलत है, रेवेन्यू कैश में नहीं होता था, इसलिए असर्शन आपका गलत है और रीजन जो है वो सही है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ए इज़ फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब यहाँ पर देखिए अकबर के समय में जो प्रांत थे उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था। जैसे प्रांतों को सूबा में, सूबा को सरकार में और सरकार को महल में। जैसे अकबर के समय में 12 सूबा थे, बाद में ये आगे चलकर 15 हो गए। सरकार की संख्या 101 से 103 के बीच में थी और 1300 महाल थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया था। अकबर के समय में जो भूमि की पैमाइश थी वो इलाही गंज से की जाती थी और इलाही गज 41 अंगुल 41 फिंगर के बराबर था, जिसकी लंबाई होती थी 29 से लेकर के 32 इंच तक। ठीक है, जबकि सिकंदर लोडी के समय में ये 39 फिंगर का हो गया। 1 बीघा का मतलब 3600 इलाही गज था, जो आज के 1 एकड़ के हाफ एकड़ के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट मेड अगेंस्ट हुंडी वॉज नोन एज। तो हुंडी के निमित्त नकद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। तो मध्यकाल में ये किस नाम से जानी जाती थी? आपके ऑप्शन है आंठ, फोता, दोआमी और सत्तारही। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट आंथ। अब ये आंथ क्या होता था इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसका वर्णन जो है ये हुंडी से, जब एक प्रकार का जब हम कर्ज लेते थे, हुंडी क्या होता है? हुंडी होता है कि एक तरीके का लिखित पेपर पर लिखित एक पत्र है जिसका उपयोग, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि उस समय एक व्यापारी है ए, ठीक है, और एक उधार करता है बी। तो बी को कुछ पैसे चाहिए, तो बी क्या करेगा? अब बी ए के पास जाएगा और ए के पास बोलेगा कि सर मुझे कुछ पैसे दे दो, लेकिन अब ए के पास भी नहीं है। तो ये क्या करेगा कि एक पत्र लिखेगा और वो पत्र लिखेगा सी के पास, यानी बी को काम किससे है? सी से है, सी को देना है। तो ए पत्र लिखेगा सी के पास और एक कागज़ पे कि आप इतना पैसे इसको दे दीजिए, मैं बाद में आपको लौटा दूंगा। तो इसी को बोला जाता था हुंडी। तो हुंडी क्या होता था कि एक उधार धन को पाने के या देने का एक लिखित पत्र होता था और इसी पर जो छूट दी जाती थी उसको आंठ बोला जाता था। ठीक। 63rd क्वेश्चन है, मैच द आर्टिजान्स इंगेज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ गिवन इन लिस्ट 1 विद द मॉडर्न कोनेटेशन गिवन इन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो आपको एक तरफ में आर्टिजान्स दिया हुआ है, दूसरी तरफ में मॉडर्न कोनेटेशन है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। अखा पुंजान, किस्तमलान, पार्चिकर एंड सुरखोब। दूसरी तरफ में है ब्रिक लेयर, इनग्रेवर, पाउंडर एंड लाइम बर्नर। तो जी ये पार्चिन कार है। पार्चिन कार क्या होते थे? ये एक तरीके के तराशने का काम करने वाले लोग होते थे, जो पित्रादुरा पद्धति के बारे में आप जानते होंगे। पित्रादुरा पद्धति सामान्यतः ये होता था कि जब भी कोई भवन बनाया जाता था तो उसके बीच में एक जिगसॉ टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता था और उसमें कीमती पत्थरों को जड़ा जाता था।
तो ये कीमती रंगीन पत्थर की जो खुदाई होती थी उसको बोलते थे प्राचीन काल, ठीक है। और इसीलिए थर्ड का जो होगा वो हो जाएगा 2 इनग्रेवर। तो आप यहाँ पर देखिए प्राचीन काल, ये हो जाएगा प्राचीन काल थर्ड का सेकेंड इनग्रेवर, ठीक है। इसके अलावा जो आहक पूजान थे इनका संबंध जो था वो चुनगर से था। चुनगर यानी लाइम बर्नर थे ये लोग। तो आहक पूजान का संबंध लाइम बर्नर से है। ए का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, ए का 4। इसके बाद में जो किस्त मलान थे, तो किस्त मलान का काम जो था ये राजगीर का काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। तो इसीलिए जो किस्त मलान है इनका काम हो जाएगा ब्रिक लेयर, ये ईंटों को जोड़ने का काम करते थे। और सुरखो जो है होता था वो ईंट तोड़ने वाला होता था, पाउंडर, ठीक है। तो डी फॉर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64th क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द सोवरेन ऑफ द हाउस ऑफ तिमूर ने ऑफ ऑल द सोवरेन्स ऑफ दिल्ली नो लॉन्गर वन सिंस सिकंदर लोडी हैज ever been apparently so distinguished for devotion, ऑस्ट्रिसिटी एंड जस्टिस एज हिम। यानी तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि जो सिकंदर लोदी के काल से लेकर के और दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के समस्त जितने भी शासक हुए उनमें किसी की भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। तो ये कौन से शासक के बारे में बात की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां एंड फोर्थ औरंगजेब। तो मैंने कल भी बताया था कि औरंगजेब जो था वो बहुत सादा जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। मतलब टोपी सी करके अपना काम करता था। इसमें किसी भी प्रकार के जो दुर्गुण होते जैसे शराब, वेश्यावृत्ति, ये सब नहीं थे। तो औरंगजेब के बारे में ये कहा जा रहा है। और औरंगजेब के बारे में ये किस किताब, किस बुक में कही जा रही है? तो मुंतखाब उल लुबाब या तारीख ए खैफी खान, जिसके लेखक हैं हासिम खैफी खान, ठीक है। तो इन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए इन बातों को लिखा है। 65th क्वेश्चन है, नेम द हिस्टोरियन हु हैव डायरेक्टली क्वेश्चन द सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेडाइवल इंडियन स्टेट। तो कौन से हिस्टोरियन है जिन्होंने मेडाइवल इंडियन स्टेट के सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर के बारे में बात की है? आपके ऑप्शंस हैं, बर्टेनस्टाइन, बी डगलस थ्रेसॉन्ड, सी जेएफ रिचर्ड एंड डी फ्रैंक पर्लिन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 ए एंड डी। बर्टेनस्टाइन एंड फ्रैंक पर्लिन जो है इन्होंने मिडाइवल इंडियन स्टेट के सेंट्रलाइज फॉर्म को बताया है। 66th क्वेश्चन है, आपको एक साइड में ऑथर दिया हुआ है और दूसरी साइड में बुक दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन से सही हैं। इब्न हसन, परमात्मा शरण, मोडेलैंड एंड एम अतहर अली। एम अतहर अली मुग़ल एम्पायर से संबंधित जो स्ट्रक्चर हैं औरंगजेब के समय में, तो उसके बारे में इन्होंने बात की है। मुग़ल नोबिलिटी के बारे में इन्होंने बात की है। तो डी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। मोडेलैंड अकबर के समय की बात करते हैं तो सी का सेकंड। अब इन दो से आप आंसर को पकड़ सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। डी का यहाँ पे थर्ड आपको दिख रहा होगा, थर्ड एंड फोर्थ में है, जबकि सी का जो है सेकंड वो थर्ड फोर्थ में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इब्न हसन की बुक का नाम है द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुग़ल एम्पायर एंड परमात्मा शरण की बुक का नाम है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मुगल्स। तो याद रखिएगा। मोडेलैंड की बुक तो काफ़ी फेमस है, अकबर के समय, अकबर की मृत्यु के समय भारत, यानी सी फॉर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोडेलैंड का है। एम अतहर अली ये मुग़ल नोबिलिटी औरंगजेब के समय में बात करते हैं। परमात्मा शरण ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं और इब्न हसन सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं। 67th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फैक्टर ऑफ ला बुर्निस टू डिफाई डुप्लेक्स इन गिविंग बैक मद्रास टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो 67th क्वेश्चन है वो डुप्ले की अवज्ञा कर ला बर्दन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास को लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड, ये कर्नाटक वॉर से रिलेटेड है, तो उसी के रिगार्डिंग है। तो आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट टू एसर्ट हिज इंडिपेंडेंस बाय नॉट सबमिटिंग टू डुप्लेक्स अथॉरिटी, यानी डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न करने की अपनी इच्छा जताना। सेकेंड है पॉसिबली रिसीव्ड अ प्राइवेट गिफ्ट फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था।
थर्ड है ला बुर्दोनो ने had already pledged his word for a ransom from the English in lieu of giving back Madras। यानी जो ला बुर्दोनो जो थे वो पहले ही अंग्रेज़ों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने का वादा किया था। और फोर्थ है डी है, फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बुर्देन को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस जाने का आदेश दिया। तो कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ, ये जो है गलत है। एक बार हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था वो 1746 से लेकर के 48 तक होता है। इसमें ये वॉर होता क्यों है? क्योंकि कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में कुछ अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जो नेवी की जलपोत थी उसको ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब डुप्ले कर्नाटक के नवाब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी हेल्प कर दीजिए। नवाब बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। उसने अंग्रेज़ों को बोला लेकिन अंग्रेज़ उसकी एक बात भी नहीं सुने। तो दूसरी बार अब डुप्ले क्या करता है? डुप्ले जाता है मॉरिशस। मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर थे, उनको बोलता है कि आप मेरी मदद कीजिए। तो फ्रांसीसी गवर्नर जो ला बुर्दोनो हैं तो उन्होंने डुप्ले की मदद तो की लेकिन मद्रास जो है वो किसको दे दिया? फिर से अंग्रेज़ों को दे दिया। इसके बदले में उसने 40,000 पाउंड जो है वो अंग्रेज़ों से फिरौती ली थी, लेकिन बाद में डुप्ले इस पर फिर से अपना कब्जा जमा लेता है। और इसी के लिए होता है सेंट थॉमे का युद्ध। याद रखिएगा, सेंट थॉमे का युद्ध फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर से रिलेटेड है। तो जिसमें फ्रांसीसी सेना जो का नेतृत्व जो किया था वो अनवरुद्दीन ने किया था और कैप्टन पैराडाइज जो थे वो अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो कैप्टन पैराडाइज जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे तो इनकी सेना में बहुत कम लोग थे, यानी 700 भारतीय थे और 230 के आसपास फ्रांसीसी सैनिक थे। और इसने अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, ये युद्ध जो है फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो है एक्सला-सैपल की संधि से ख़त्म हो जाता है, तो जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए था। इसके बाद होता है सेकेंड कर्नाटक वॉर। सेकेंड कर्नाटक वॉर होता है 1749 से लेकर के 54 तक। इसमें क्या होता है कि निज़ाम उन मुल्क असफ जहाँ की मृत्यु हो जाती है। अब इसके कारण इसके दो दावेदार हो जाते हैं, इस पद के लिए दो दावेदार हो जाते हैं, जिसमें एक पद होता है हैदराबाद के निज़ाम का। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जब आसफ जहाँ की मृत्यु होती है तो उसके बाद दो पद उभरते हैं, एक है हैदराबाद का निज़ाम और दूसरा जो है वो कर्नाटक का नवाब। हैदराबाद के निज़ाम के लिए दो लोग खड़े होते हैं, मतलब दोनों में टकराव होती है, मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। जबकि जो कर्नाटक के नवाब पद के लिए चंदा साहब और अनवरुद्दीन, इन दोनों में टकराव होता है। अब अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं और चंदा साहब को कर्नाटक के नवाब के लिए, जबकि अंग्रेज़ों ने नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया। लास्ट में क्या होता है कि एक युद्ध होता है जिसमें नासिर जंग मारा जाता है और यहाँ पे मुजफ्फर जंग मारा जाता है और नासिर जंग हैदराबाद का निज़ाम बनता है, और दूसरी ओर अनवरुद्दीन मारा जाता है और कर्नाटक का जो नवाब बनते हैं वो चंदा साहब बनते हैं। बाद में ये युद्ध ख़त्म हो जाता है। इसके बाद होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये युद्ध होता है 1756 से लेकर के 63 तक। ये 7 वर्षों तक यानी सप्तवर्षीय युद्ध चला, जो बांडियावास के युद्ध के बाद 1716 में ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा इन डिटेल्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट का जिक्र जो है किस अधिनियम में पहली बार किया गया? फर्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका जिक्र किया गया है अनुसूचित जाति का। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट का। अब एक बार 1935 के रिपोर्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1935 के रिपोर्ट में क्या था? तो ये जो रिपोर्ट थी, जो गोलमेज सम्मेलन चला था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन 3 गोलमेज सम्मेलन के ही कंपाइलेशन को इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था। और ये छोटा मोटा रिपोर्ट नहीं था, बल्कि इसमें टोटल जो थी 321 सेक्शंस थी और 10 शेड्यूल थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा।
जिसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे। तो 1935 के जो एक्ट थे उसके इम्पोर्टेंट प्रोविज़न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें जो सेंट्रल था, सेंट्रल में डायरकी सिस्टम लाया गया। प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस की बात की गई, यानी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। सेंट्रल के जो सब्जेक्ट थे उसको दो पार्ट में बांटा गया, एक पार्ट था रिजर्व और दूसरा था ट्रांसफरेबल। रिजर्व पार्ट किसके द्वारा कवर किया जाता था? गवर्नर द्वारा और पार्षद द्वारा, ठीक है। ये क्या होते थे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। जबकि ट्रांसफरेबल पार्ट थे वो गवर्नर द्वारा और प्लस मंत्री द्वारा यानी मिनिस्टर द्वारा इसको कवर किया जाता था। जो मिनिस्टर होते थे वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे, यानी रिस्पॉन्सिबल होते थे, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा प्रोविज़न था 1935 का, इसमें एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन या यूनियन की बात की गई, जिसमें कौन कौन से थे? भारतीय रियासत होने थे, प्लस जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंशियल थे वो होने थे, और इसके अलावा जो छोटे मोटे प्रांत थे, देसी रियासतें, उनको भी शामिल किया जाना था। इसमें क्या हुआ कि प्रांतीय विधानमंडल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, तो उनमें से 11 में से 6 में 2 सदनों में यानी डायरकी सिस्टम, निम्न सदन यानी अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट किया गया। थर्ड प्रोविज़न था 1935 का कि इसमें मताधिकार जो पहले सीमित लोगों को दिया जाता था, एडल्ट सफरेज, तो उनको बढ़ा करके हरिजन पर कर दिया गया और कम्युनल निर्वाचन की व्यवस्था की गई या कम्युनल इलेक्शन की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय या जुडिशियल कोर्ट, फेडरल कोर्ट का गठन किया गया, जिसका निर्णय होता था, अंतिम होता था। बर्मा को जो था भारत से अलग कर दिया गया 1935 में, और इसके तहत एक और इम्पोर्टेंट जो बात की गई 1935 के एक्ट के तहत वो था पोर्टफोलियो, ये अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट सिस्टम का पहली बार इसमें प्रयोग किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो आपको याद रखने हैं। 69 क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिशियल हैड रिटन अबाउट द अनसर्टेन लैंड कंडीशन प्रिवेलिंग इन नॉर्दर्न इंडिया दैट in the landed property of the country a very extensive and melancholy revolution had been affected। यानी ये जो है महालबाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन से वो इतिहास का कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल है जिसने इस बात पर जोर दिया है कि उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में उन्होंने लिखते हुए ये कहा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एवं अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है जी विनगेट, सेकेंड है रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, थर्ड है जॉन डिक्सन एंड फोर्थ है होल्ट मैकेंजी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी यानी महालबाड़ी बंदोबस्त, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो महालबाड़ी बंदोबस्त को सबसे पहले होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र थे, जो लागू किए गए क्षेत्र थे, वो थे पंजाब के क्षेत्र, यूपी के क्षेत्र कुछ और मध्य प्रदेश के क्षेत्र, ठीक है, मध्य प्रांत के क्षेत्र। इसमें होता क्या था, जनरली जो महालबाड़ी व्यवस्था थी तो इसमें महाल का मतलब होता है गांव। एक गांव के सारे लोग इकट्ठा होते थे और वो अंग्रेज़ों के साथ या जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके साथ ये लोग समझौता कर लेते थे कि हम लोग पूरे गांव से यानी एक विलेज या एक महाल से कितना लगान देंगे और ये अपना लगान वसूल करके उसको ब्रिटिश भाग में दे देते थे। ये तकरीबन पूरे भारत के 30% जो पार्ट्स था उस पर लागू किया गया और लगभग जो लगान की दर थी इसमें यानी टैक्स जो थी वो 80% के आसपास थी। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में 1833 में रेगुलेशन 9 जो है वो पारित करता है और इसके द्वारा इसको कानूनी रूप से वैध कर दिया जाता है, ठीक है। इसी के काल में 1857 में जो है 1857 का विद्रोह होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है सम ऑफ द प्रेजेंट रिबेलियन इन प्री 1857 इंडिया वर पार्टिसिपेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन हु पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेज वर थ्रेटेंड बाय द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। यानी 1857 के पहले जितने भी किसान विद्रोह हुए
वो पूरी तरीके से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, उसमें भाग लिया था, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों के नियंत्रण पर उनका प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, रीजन है इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी द रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट हैड फंडामेंटली अफेक्टेड एंड अल्टर्ड द इंडियन रूरल सोसाइटी। यानी जितने भी जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1773 में शुरू किया गया, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ये सारे बंदोबस्त जो लागू किए गए, जिसके चलते आदिवासियों के हक जो थे या जो राइट्स थे वो हनन हो रहे थे, किसानों के राइट्स हनन हो रहे थे, तो इसी के रिगार्डिंग है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर दोनों में रिलेशंस हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71st क्वेश्चन, आपको एक तरफ ऑथर दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको बताना है कि उनके बुक का नाम क्या है। ऑथर हैं जॉन विलियम के, जीबी मैलेसन, एडवर्ड जे थॉमसन एंड सर जॉर्ज मैकनन। तो इसको मैंने अपने बुक एंड ऑथर वाले में वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर किया है, सारे राइटर्स को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जॉन विलियम के जो हैं वो 1857 के रिवोल्ट के ऊपर लिखते हैं, सिपॉय के बारे में बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सिपॉय वॉर था। ठीक है, जबकि जीबी मैलेसन भी 1857 के बारे में ही लिखते हैं, वो इसको इंडियन म्यूटिनी विद्रोह बोलते हैं। तो ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ। एडवर्ड जे थॉमसन की बुक का नाम है द अदर साइड ऑफ मेडल्स एंड जॉर्ज मैकनून के बुक का नाम है द इंडियन म्यूटिनी पर्सपेक्टिव। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 72nd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इमिनेंट ओरिएंटलिस्ट। तो इससे पहले मैं आपको ओरिएंटलिस्ट का कॉन्सेप्ट बताऊं और एंगलिस्टिक का कंट्रोवर्सी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक कंट्रोवर्सी है ओरिएंटलिस्ट एंड एंगलिस्टिक कॉन्सेप्ट या कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट का मतलब वे लोग, भारत में एक समय ऐसा आया जब कहा गया कि भारत के लोगों को शिक्षित किया जाए, तो अब हुआ कि उनकी भाषाई माध्यम क्या होगी शिक्षा कर देने का। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे या प्राच्य वाले लोग थे, इनका मानना था कि यहाँ के लोगों को हिंदी एंड उर्दू जो लोकल लैंग्वेज है इसी में साइंस की शिक्षा दी जाए, जबकि जो अंग्रेजी माध्यम के लोग थे या एंग्लिस्टिक जो थे, इनका कहना था कि नहीं, यहाँ के लोगों को अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा दी जाए और उनको साइंस की बुक पढ़ाया जाए और पश्चिम के दर्शन के बारे में जानकारी दी गई। तो इसीलिए दो धर्रे उभर कर आते हैं जिनका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। जो ओरिएंटलिस्ट थे इसके समर्थक थे एच.टी. प्रिंसेप, इसके अलावा जो विल्सन थे H.H. विल्सन और वारेन हेस्टिंग और मिंटो, ये लोग जो थे वो ओरिएंटलिस्ट थे, जबकि मुनरो, एल्फिस्टन और मैकॉले, ये सारे लोग जो थे वो एंग्लिस्टिक थे, यानी इनका मानना था कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए। जो मैकाले था, मैकाले का मानना ये था कि अरब की जितनी भी पुस्तकें हैं या जितने भी दर्शन है, फिलॉसफी है, और जितनी भी इंडियन फिलॉसफी है, ये दोनों फिलॉसफी उसकी कंपेरेबली बहुत कम है जितना कि यूरोप के एक लाइब्रेरी में कोई बुक रखी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए 7 मार्च 1835 को एक रेगुलेशन पारित हुआ और बाद में ये कहा गया कि अब इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी। और उसने भारत के जो दर्शन था उसको अंधविश्वासों का भंडार कहा, रिचुअल्स एंड ऑर्थोडॉक्सी का गैदरिंग कहा मैकाले ने। और मैकाले ने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग रूप में इंडियन हो और मन से क्या हो, ब्रिटिश हो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73rd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम थिंकर परसुएड द उलेमाज इन इंडिया टू वर्क फॉर इंडिपेंडेंस इन कॉपरेशन विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विचारक ने भारत में उलेमाओं की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग किए जाने के लिए तैयार किया? मतलब कि वो कौन से मुस्लिम विचारक थे जिसने उलेमाओं को स्वतंत्रता संघर्ष में ये कहा कि आप भारत के जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको सहयोग दे? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट जमाल अल दीन अफ़गानी, सेकेंड मोहम्मद इकबाल, थर्ड सैयद अहमद खान एंड फोर्थ गुलाम मोहम्मद। मोहम्मद इकबाल के बारे में तो आपको पता है कि वो बाद में मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे। सैयद अहमद खान का भी बाद में विश्वास उठ गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से,
और बचे क्या, गुलाम मोहम्मद और जमाल अल दिन अफ़गानी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जमाल अल दिन अफ़गानी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडिया प्रोपागेट बाई ज्योतिबा फुले इज़ नॉट करेक्ट। तो कौन सा जो विचार है वो ज्योतिबा फुले द्वारा नहीं प्रोपागेट किया गया। आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट, हिज वर्ड्स एंड एक्शंस रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। तो उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, फुले वर्क फॉर अ न्यू सोशल स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन इक्वालिटी एंड रैशनैलिटी। फुले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे का निर्माण किया, ये भी सही है। थर्ड है, फुले नॉट ओनली पुट हिमसेल्फ आउटसाइड द ब्राह्मणिक कल्चर सिस्टम बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ हिंदू सोसाइटी। फुले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति से दूर रखा बल्कि वो हिंदू समाज से भी बाहर रखा खुद को। एंड फोर्थ है, फुले रिजेक्ट ऑल हिंदू स्क्रिप्चर्स विच लेजिटिमेट हेजमनी ऑफ द ब्राह्मण क्लासेस। फुले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को खारिज किया जो ब्राह्मण वर्ग की आधिपत्य की वैधता प्रदान करते थे। तो इनकी एक किताब है गुलामगिरी, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये फोर्थ आंसर जो है वो सही मतलब कि करेक्ट है। लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फुले अपने आप को ब्राह्मणिक कल्चर से तो अलग रखते हैं लेकिन हिंदू सोसाइटी से अलग नहीं रखते हैं, क्योंकि फुले का जन्म जो था वो माली समाज में हुआ था, गार्डनर समाज में हुआ था और इनके कुछ ब्राह्मण मित्र भी थे। तो हुआ बात ये है कि एक बार क्या हुआ कि फुले अपने ब्राह्मण मित्र की शादी अटेंड करते हैं, मैरिज अटेंड करते हैं, तो लोग इनको दुत्कार देते हैं, लोग इनका अपमान करते हैं, जिसके बाद ये जो है ब्राह्मण वर्ग के अगेंस्ट में आ जाते हैं कि ये सारे रिचुअल्स हैं वो कर्मकांड जो हैं वो सब झूठे हैं, फरेब हैं। और इसीलिए 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मतलब होता है सत्य की खोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल अर्नड द इपिटाह ऑफ क्लेमेसी। तो कौन गवर्नर जनरल था जिसे दयालु विशेषण से संबोधित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग, सेकंड लॉर्ड मेयो, थर्ड लॉर्ड रिपन एंड फोर्थ जो है लॉर्ड लैंसडाउन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग को क्यों कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। सबसे पहले तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह होता है और ये जो थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत नियुक्त प्रथम वायसराय थे ये, तो इसको आप याद रखिएगा। जब 1857 का विद्रोह होता है तो इसके बाद में क्या होता है कि महारानी के हाथ में सीधे शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। अब इसके बाद 1861 में सुप्रीम कोर्ट की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है। पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत जो थे उनको ख़त्म कर दिया जाता है और इलाहाबाद में आगरा उच्च न्यायालय को ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद 1875 में। इसके अलावा कैनिंग ने बहुत सारे काम किए, जैसे 1856 में कैनिंग ने विडो रीमैरिजेशन एक्ट को पारित किया, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें इम्पोर्टेंट योगदान था। 1856 में ही इसने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कहा कि अब जो व्यपगत का सिद्धांत है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको अब ख़त्म किया जाएगा, तो उसको ख़त्म किया गया। इसके बाद में कैग CAG कंप्ट्रोलर एंड महालेखा परीक्षक का नियुक्ति किया गया, ये भी 1857 में ही किया गया। इसके अलावा 1858 में जो मुग़ल सम्राट का पद था, मुग़ल इम्पेरर का जो पद था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और 1861 में एक इम्पॉर्टेंट घटना घटित होती है जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी किसके काल में होती है, वो लॉर्ड कैनिंग के काल में होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुज ओपन लेटर ऑन इंडियन इकोनॉमी टू लॉर्ड कर्जन फोर्स्ड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू पब्लिश एन ऑफिशियल रिब्यूटल एंड ऑल्सो इनिटिएट रिफॉर्मरी एजुकेशन मेजर्स। ठीक है, तो किसने लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था के खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा था और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे। मतलब कौन सा वो इकोनॉमिस्ट है जिसने लॉर्ड कर्जन को एक ओपन लेटर लिखा, जिसके बाद लॉर्ड कर्जन को एक आधिकारिक पत्र प्रकाशित करना पड़ा कि ये गलत है और बाद में कुछ सुधारवादी कदम भी उठाए। आपके ऑप्शंस हैं MG रानाडे, GV जोशी, RC दत्त एंड लाला लाजपत राय। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट काम किया है इन सब में वो है RC दत्त, तो राइट आंसर भी यही है RC दत्त।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन नेशनलिस्ट आइकनोग्राफी हुज सेलिब्रेटेड पेंटिंग ऑफ भारत माता और मदर इंडिया केम टू सिम्बोलाइज दिस न्यू इमेज ऑफ इंडिया। यानी राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता तथा मदर इंडिया का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, इसके बाद हैं गंगानेंद्र नाथ टैगोर और उसके बाद है नंदलाल बोस। तो जो राइट आंसर है इसका वो है अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटलिस्ट आर्ट के फाउंडर थे और बाद में इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को भी इस्टेब्लिश किया और इन्हीं के जो प्रभावकारी चित्र थे वो थे भारत माता। ठीक है, 78 क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप है, महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो आपको बताना है, एसर्शन है महात्मा गांधी रोट इवन स्वदेशी लाइक एनी गुड थिंग कैन बी रिडन टू डेथ ऑफ इट्स मेड्स ऑफ फेटिस। यानी महात्मा गांधी ने लिखा कि स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की तरह मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा के साथ अपनाया जाए। ठीक है, रीजन है महात्मा गांधी ओपेंड स्वदेशी इज अ डॉक्ट्रिन दैट हैज़ इट्स रूट्स इन द प्योरेस्ट अहिंसा एंड लॉ। तो महात्मा गांधी का विचार था कि स्वदेशी ऐसा सिद्धांत है जिसकी जड़ें शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित है। तो ये दोनों कोटेशन तो सही है, अहिंसा में बात तो करते हैं गांधी जी स्वदेशी के डॉक्ट्रिन को, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 79 है, एक तरफ आपको नेशनलिस्ट वीमेन है और दूसरी तरफ उनकी एक्टिविटी है। सरोजनी नायडू, उषा मेहता, अरुणा असफ अली एंड डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। दूसरी तरफ है ए लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट यानी भूमिगत आंदोलन का एक नेता, ज्वाइंड आज़ाद हिंद फौज। थर्ड है लेड साल्ट एट धरासना एंड फोर्थ है ऑपरेटेड सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब देखिए, सरोजनी नायडू के बारे में आपको पता होगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो सरोजनी नायडू ने धरासना के तट पे लेड साल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इसको वेब मिलर ने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। उषा मेहता, तो उषा मेहता के बारे में है कि ये जो है रेडियो ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। अरुणा आसफ अली ये लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट से जुड़ी हुई थी और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन यानी जिनके नाम पर एक रेजिमेंट का भी गठन हुआ था आज़ाद हिंद फौज में, तो ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी हुई थी। तो राइट आंसर कौन सा है? ए का 4, यहाँ पर देखिए ए का 3rd सॉरी और बी का जो है 4th, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो है वो करेक्ट है। 18th क्वेश्चन है विच कंट्री इम्पोज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडियन इमिग्रेंट फ्रॉम लैंडिंग कैरीड बाय द शिप कामागाटू मारू इन मार्च 1914। तो मार्च 1914 में कामागाटू मारू जहाज द्वारा ले गए भारत प्रवासियों को उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? योर ऑप्शंस आर फर्स्ट यूएसए, सेकेंड इंग्लैंड, थर्ड जापान एंड फोर्थ कनाडा। कामागाटू मारू एक जगह है वैंकूवर कनाडा में, तो ये कनाडा से संबंधित है। हुआ क्या था एक्चुअली कि भारत से पहले बहुत सारे लोग कनाडा जाते थे, तो ये लोग कनाडा किस रास्ते जाते थे? हांगकांग के रास्ते जाते थे। तो 1914 से पहले ब्रिटिश वहाँ पे कनाडा की सरकार ने एक नियम पारित किया कि जो लोग डायरेक्ट भारत से यानी कहीं से भी कनाडा नहीं आए हैं तो उनको आने पर यहाँ रोक लगा दी गई। अब हुआ ये कि एक रेगुलेशन के द्वारा 1913 में 35 ऐसे लोगों को मान्यता प्रदान की कनाडा सरकार ने कि आप बाहर से आकर के रह सकते हैं जो डायरेक्ट भारत से कनाडा नहीं गए थे। अब इससे उत्साहित होकर के 2 व्यक्ति थे जो जिनका नाम अभी मैं बताता हूँ उनको। तो उन 2 व्यक्ति का नाम था, ये सिख थे, भगवान सिंह और बरकतुल्ला। ठीक है, तो ये लोग एक जहाज़ को लेते हैं और उसमें तकरीबन 376 यात्रियों को लेकर के कनाडा की ओर रवाना होते हैं। जो बाद में कनाडा जब वैंकूवर पहुंचती है तो वहाँ पर इन लोगों को रोका जाता है। तो इसी से रिलेटेड ये प्रश्न था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कल हम लोग 18 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को डिटेल में कवर करेंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा।
तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स फॉर डिस्कशन एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय, हैव अ नाइस डे।